अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या इशू आया है, इधर ही हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है y लेस देन आर इक्वल टू 1/2x। अच्छा एक तो ये है कि इसको आप अपने तरीके से ढाल लें, दूसरा ये डायरेक्ट भी हल हो सकता है। तो अगर आप कहते हो कि नहीं हमने इसको अपने तरीके से ही करना है, तो देखें आप इसको लिख सकते हो, x को उधर ले जाओ तो -1/2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 0। इसके और भी कई तरीके हैं। आप ये भी कर सकते थे कि 2 उधर जाकर पहले मल्टीप्लाई कर, जैसे मर्जी कर लेंगे, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले एक साइड पे हम लेकर गए, ट्रांसफर किया, अब इसको नॉर्मल तरीके से हल कर। क्या करते हैं, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। ये तो स्पेशल लाइन बन गई ना हमारी। अब क्या हम y की जगह 0 पुट कर सकते हैं? नहीं। अब y की जगह कुछ भी पुट कर लो, 1 पुट कर लो, तो 1 लिखकर हल कर लेते हैं। 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1/2x इज इक्वल टू -1, ये माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 2। अब x हमारे पास कितना आ गया, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 2। अब उसके बाद इसमें हमने पुट क्या करना होता है, 0 0 या 1 0? 1 0 पुट करेंगे, क्योंकि इसमें पुट करेंगे 1 0, तो -1/2 इंटू 1 लेस देन और इक्वल टू, ये कहता है कि -1/2 लेस देन 0 होता है। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। अब हमारा जो पॉइंट बन रहा है, एक बन रहा है 0 0, एक बन रहा है 2 1, वो तकरीबन इधर ही आएगा। और जब हम इसको मिला देंगे और शेड किधर करेंगे, नीचे की। सर अगर y को उधर मतलब y वाली साइड पे ले जाए, जो मर्जी लेकर, वो साइन तब्दील हो जाएगा जो क्वेश्चन पे स्टेटमेंट। याद रखिए एक बात, आप वैसे सोचो, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, उसकी जो लाइन है उसको जो करने से लाइन कैसे चेंज हो सकती है? नहीं मेरा सवाल ये y लेस देन और इक्वल टू 1/2x, 1/2x उधर ही रहने दे, y उधर ले जाए, तो उससे क्या होगा? उससे मतलब साइन जो मर्जी कर लो, साइन चेंज तब होता है जब दोनों साइड से कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, साइन तब चेंज होता है बस। और अब पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया करो कि लेफ्ट साइड पर वेरिएबल लेकर जाया करो, राइट साइड पर 0 रखा करो। हाँ जी, और कोई सवाल है तो बताएं। ओके है हम सबका। अब नेक्स्ट, आज हमने जो कॉन्सेप्ट सीखने हैं ना, उनमें जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट मेन आज का टारगेट है, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। और इसमें से अक्सर सवाल एक आ जाता है न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट लफ्ज जो रिडंडेंट होता है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। इसका क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा, एडिशनल, फजूल। अब कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है, अब कंस्ट्रेंट का जो मेरे पास शॉर्टेज है, लिमिट, शॉर्टेज, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 5 यूनिट बनाने हैं। 5 यूनिट बनाने के लिए मुझे लेबर चाहिए। ठीक है, लेबर कितनी चाहिए? 2 hours पर यूनिट। मेरे पास मटेरियल बनाने के लिए चाहिए 4 kg पर यूनिट। सवाल पहले समझो, मैंने 5 यूनिट बनाने हैं। उस 5 यूनिट बनाने के लिए मुझे लेबर कितनी चाहिए? 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे, और मटेरियल कितना चाहिए? 4 kg। आप बता सकते हो मुझे कितना रिक्वायर्ड है? चलिए जी, टोटल
रिक्वायर्ड। आप कह रहे हो कि 10 घंटे चाहिए और 20 केजी चाहिए। अब मैंने देखा कि अच्छा देखकर लेबर कितनी मेरे पास आ, लेबर थी जनाब मेरे पास अवेलेबल, लेबर अवेलेबल है मेरे पास 12 घंटे और मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है 16 केजी। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी लेबर कंस्ट्रेंट है या मेरा मटेरियल कंस्ट्रेंट है? मटेरियल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब पता चला? कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो शॉर्टेज पे है। कंस्ट्रेंट का मतलब ही रुकावट है, लिमिट को कहते हैं। अब रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अच्छा, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा लेबर से क्या मुराद है? मुझे 5 यूनिट बनाने हैं, मुझे 5 यूनिट बनाने हैं, मुझे लेबर कितनी चाहिए? 10। मटेरियल कितना चाहिए? ये तो कंस्ट्रेंट है और इसके 2 घंटे मेरे, अगर ये 2 घंटे ना भी हूं तो क्या 5 यूनिट बन जाएंगे? इसका मतलब है रिडंडेंट वो चीज होती है जिसके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़ता हो आपके डिसीजन पे, जिसके होने या ना होने से डिसीजन पे फर्क ना पड़ता हो उसको बोलते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। और जिसके ना होने से सवाल हल ही नहीं हो सकता, मतलब कुछ होना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी अच्छा ऐसा करो 9 लेबर कर लो, 9 लेबर से डिसीजन नहीं पूरा होगा, वो 2 एक्स्ट्रा है। अगर वो चले भी जाए ना, हम उसे कह के जाओ यार घर जाओ हमने सैलरी नहीं देनी, तो फिर भी हमारे 5 यूनिट बन जाएंगे। क्या अगर हम 4 लोगों को भगा दें क्या हमारे 5 यूनिट बन जाएंगे? इसका मतलब है 4 रिडंडेंट नहीं हो सकते, 2 रिडंडेंट हो सकते। एक और एग्जांपल देता हूं, ये जनरल बातें हैं, डेफिनेशन तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको समझा रहा हूं बैक एंड पे स्टोरी क्या है। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का लफ्जी मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट क्या होता है? जिस चीज की हमें जरूरत है ना और वो पूरी ना हो। रिडंडेंट मतलब है तो कोई चीज एक्स्ट्रा होना। अब मटेरियल और लेबर में जो हमें एक्स्ट्रा कोई चीज है अगर वो ना भी हो तो हमारा काम हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? रिडंडेंट। अब एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पर हमारे 2 बंदे बिठाए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ए बंदा आया है, वो क्लासरूम में आया, वो कहता है जी ना अटेंडेंस लगवाओ, वो आपकी ना अटेंडेंस लेता है, ठीक है ना, वो शीट देकर चला जाता है और आप लोग उसकी अटेंडेंस लगा देते हो। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है यार किस किस बंदे की फीस रहती है और किस किस ने फीस दे दी है। अब 2 बंदे जॉब पे रखे हुए। अब अगर हम ऐसा कहें कि इनके मकसद क्या है, इसने अटेंडेंस शीट देनी है और उसने फीस के बारे में पूछना है। अगर हम ये कह दें कि यार एक ही बंदे ने काम कर लेना है कि यार वो अटेंडेंस लेते हुए साथ ही पूछ लेगा यार किस किस की फीस रहती है, इसका मतलब एक बंदा एक्स्ट्रा रखा हुआ। जैसे हमारे कौमी खजाने पे नहीं बोझ गवर्नमेंट मुलाजमीन में ऐसा होता, वो अगर निकाल दिए जाए ना तो काम ज्यादा अच्छा हो, उनके निकाल देने से काम ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जो बैठे हुए ना वो काम करने नहीं देते। चलो उसको तो हम छोड़े। मेन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है? ऐसा फंक्शन, ऐसी चीज जिसके होने या ना होने से डिसीजन पे कोई फर्क ना पड़ता हो, उसे बोलते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। ये तो हो गया ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। रिडंडेंट का लफ्जी मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, एडिशनल। और उसके अगर प्रैक्टिकली हमने देखना है, प्रैक्टिकली क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। सपोज मैंने लिखा यहां पर 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। फिर मैंने लिख दिया x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये आपको समझाने के लिए है। और उसके बाद मैंने लिख दिया x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी मुझे इसका ना फिजिबल रीजन फाइंड कर दे। क्या फाइंड हो सकता है इसका? अगर मैं फिजिबल रीजन आपसे पूछूं तो क्या फाइंड हो सकता है? अब तो हम इतने ट्रेन हो जाएंगे कि हम क्या करेंगे, यहां से आ गई x 0 पुट किया, y कितना आ जाएगा 5, फिर y 0 पुट किया, x कितना आ जाएगा 2,
और फिर हमने इसमें पुट भी क्या कर दिया 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू। एक ही लाइन के अंदर हम अपना काम पूरा कर लेंगे। फिर x की जगह 0 पुट किया, y2 y की जगह 0 पुट किया, x 6 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फॉल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट x की जगह 0 पुट किया, y 7 आ जाएगा, y की जगह 0 पुट किया, x 7 आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 7 अब इस पर तो हम काम ना करें ना, ये तो डायरेक्ट हो जाया करेगा सबका, नहीं होता तो पूछ ले, वरना फिर चलते हैं आगे। अब इसका हमने बनाना है ग्राफ। जब हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0 5, यहां पर लिख लेते हैं 5, ये 0 5 है और ये है 2 0, फिर है 0 2 और बन गया 6, ये लाइन आपस में मिला दी, ये लाइन आपस में मिला दी, ये तो 6 है ना। फिर उसके बाद 7 7, यहां पर 7, यहां पर 7। अगर हम इसका कॉमन शेडेड रीजन फाइंड करना चाहें तो वो कौन सी फिर अप्रोच अच्छी रहेगी? पहले कौन सी बात है, ये 5 2 वेरी ट्रू है, ये अंदर शेड हो रहा है, ये बाहर शेड हो रहा है और ये भी अंदर। सिर्फ एरो लगाएं, हमारा तरीकाकार क्या था, दूसरी साइड पर डॉट कर देते हैं, इसके भी दूसरी साइड पर डॉट और इसके भी दूसरी साइड पर डॉट। कोई ऐसा एरिया है जो अभी भी अनडॉटेड है? हाँ जी, ये आपके पास एरिया, कोई ऐसा एरिया है जो अभी भी अनडॉटेड है? बिल्कुल है, ये वाला ऐसा ही है। अब अगर आपसे वो सवाल के अंदर पूछे कि मुझे इन तीनों में से बताओ कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या है, बता सकते हो भला? ये जो अब आपको ट्रिक बताने लगा हूं, ऐसी लाइन जो कॉमन शेडेड रीजन को टच नहीं कर रही वो रिडंडेंट होती है। ऐसी लाइन जो फिजिबल रीजन को टच ना करे वो क्या कहलाएगी? रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। तो हो गया काम। तो हम वो, अगर वो हमसे रिडंडेंट पूछेगा तो हम कहेंगे x प्लस y लेस देन इक्वल टू 7 इज अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। अब एक और, अगर ये लाइन होती ना तो आपका फिजिबल रीजन फिर भी यही बनता। अगर ये लाइन होती ही ना, मतलब ये चाहे इस पूरे को यहां से डिलीट कर दो, आप दोबारा ग्राफ बनाओ, उसका फिजिबल रीजन फाइंड करो, यही निकलेगा। इसका मतलब है इसके होने या ना होने से फिजिबल रीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या है, तो अंग्रेजी में पूछे तो क्या बताना है कि जिसके होने या ना होने से फिजिबल रीजन पे फर्क ना पड़ता हो। और अगर वो क्वेश्चन देकर पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है। और उस फिजिबल रीजन में जो जो लाइन टच नहीं कर रही, एक क्रॉस नुक्कर वाली साइड पर भी टच हो जाएगी ना तो वो रिडंडेंट नहीं हो सकता। अब अगर हम इसकी अंग्रेजी पढ़ें आपकी बुक से तो देखें जरा, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का किसी के पास अगर बुक है तो मुझे पेज बता दे। अगर 88 88 पेज है जनाब, उसके ऊपर मैं आपको वो ओके करवाता जाता हूं ताकि अंग्रेजी में कोई मसला किसी को आए। पेज नंबर है जी 88, कहां पर पहुंच गया है 88। चलें जी, यहां पर उसने लिखा हुआ है, अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इज वन दैट डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल रीजन। ओके, it is already implied by
other constraint in the system and can be removed without changing the solution set. कहता है आप उसको solution set change किए बगैर रिमूव कर सकते हो, मतलब आपका solution set change ही नहीं होगा. क्या कहता है? It is already implied. implied का मतलब पता है? implied, हाँ, जो पहले से ही लागू हो. उसकी मैं एक आसान एग्जांपल देता हूँ. मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप बाहर जाते हो तो एक रिक्शे वाला आपसे कहता है कि आ जाओ यार, आपने चलना है. आप कहते हैं हाँ जी बैठ. आप बैठ के चले जाते हो, जना हॉस्पिटल उतरते हो, आप क्या, वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है अब मुझे किराया दो. आपने कहा ना, आपने कहा था आजा मैं दवा के वो आप पर केस कर देता है कि इसने मुझे रिक्शा का किराया न दी, तो आप गिल्टी फील होगा, क्योंकि ये इंप्लाइड है कि अगर आपने रिक्शे में सफर करना है तो आपसे चाहे बताओ या ना बताओ तो किराया आपने देना ही. वो जो पहले से ही इंप्लाइड लागू हो, जिसको बताने या ना बताने की जरूरत ना हो, उसे इंप्लाइड बोलते हैं. क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑलरेडी इंप्लाइड बाय अदर कंस्ट्रेंट इन द सिस्टम. कहता है जो बाकी सिस्टम के अंदर है ना, वो ही आपका फिजिबल रीजन बना चुके हैं. एंड कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द सॉल्यूशन सेट. अब जाहिर सी बात है, जैसे अभी हमने किया, इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूं, लो जी कर दिया रिमूव, क्या हमारे सॉल्यूशन सेट पे कोई फर्क पड़ा? लेकिन इनमें से अगर मैं रिमूव करूंगा तो हमारा जो नीचे शेड है वो गिर जाएगा. यदि कोई भी लाइन में हटाऊंगा तो वो शेड मेरा रहेगा ही नहीं. ठीक होगी बात? यही बात वो कह रहा है कि redundant constraint not affect the feasible region. It is already implied by other constraint in the system and can be removed without changing the. फिर mathematical वो कह रहा है कि given set of constraint ax less than b या constraint is redundant if the feasible region remain the same when this constraint is. वो कहता है इसको रिमूव भी कर दो तो तब भी अगर feasible, वो तो ऐसे एग्जांपल लिखी है ना, यहां पर उसने एक सवाल दिया. इस सवाल को पहले हम हल करेंगे. ये जो x ग्रेड, ये क्या लिखा हुआ है भला? फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या लिखा हुआ है? बस उसका स्टाइल है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मेन उसने ये बता दिया हमें. कहते हैं here the last constraint is redundant because the third constraint already restricted the feasible region to the x plus y less than or equal to 10 which is टाइटर. टाइटर का मतलब जो उसके अंदर ही वो है, उसके बाहर वो उसने जाना ही नहीं. मिसाल के तौर पर वो कहता है कि हमने जब लाइन लिखनी है ना, तो यहां हमारी ये लाइन बनेगी, इसका ये फिजिबल रीजन है. ऊपर एक लाइन बनेगी, उसका भी ये फिजिबल रीजन है. जो ऊपर वाली लाइन अब निकाल भी दी जाए, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना. हमने क्या करना है? उसको पुट करना है. पुट करके जो फिजिबल रीजन को टच कर रही होगी वो कंस्ट्रेंटेड नहीं है, और जो फिजिबल रीजन को टच नहीं की वो रिडंडेंट है. उसके बाद वो कहता है कि why it's matter redundant constraint may slow down optimization algorithm. इसका क्या मतलब है? कहता है रिडंडेंट क्यों हम ऐसा करते हैं, हम रिडंडेंट को क्यों रिमूव करना चाहते हैं, क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं? वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि ये आपका जो काम है वो स्लो करेगी. जाहिर सी बात है, अगर 2 लाइनें होती तो जल्दी ना काम हो जाता. ये तो हम वैसे कह रहे हैं ना मैथमेटिकली. प्रैक्टिकली भी ऐसा है. 2 बंदों को संभालना या एक बंदे को संभालना डिफरेंट मैटर है. एक हमारे वो कहता है रिडंडेंट कंस्ट्रेंट में स्लो डाउन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. देख, दूसरी हमें उसी की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो पड़ रही होगी उस एक्स्ट्रा बंदे की. अगर हम उसको निकाल देंगे और उसके निकालने के बाद भी हमारा काम उसी एफिशिएंसी से चलता रहे तो बेहतर नहीं है उसको निकाल दें. हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा. दे कैन ऑब्स्क्योर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम. ऑब्स्क्योर का क्या मतलब होता है? They can obscure the structure of the problem. वो हमारा जो प्रॉब्लम यानी जो हमारा इशू है उस स्ट्रक्चर को भी खराब करता है. अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे ये हमारे पास था और ये ऐसे ही चौधरी बना हुआ था एक साइड, तो अगर ये ना होता तो स्ट्रक्चर ज्यादा है. वो कहता है कि वो ये तो मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ ना, न्यूमेरिकली भी ऐसा होता है. अगर सपोज दैट आप लोग काम कर रहे हो तो एक बंदे के बगैर भी अगर काम चल सकता है तो उसकी वजह से आपका काम स्लो डाउन होगा, एफिशिएंट नहीं होगा. जो चीज एक्स्ट्रा बोझ होगी उसकी वजह से आपका काम स्लो डाउन होता है. रिमूविंग देम कैन सिंपली बोथ कंप्यूटेशन एंड, कहता है अपने उनको रिमूव करें
अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी रिमूव कर दें, प्रैक्टिकली अभी तो हमने बताना है ना कि कौन सा रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। फिर ये अनबाउंडेड बाउंडेड रीजन वाला हो गया, यहां पर भी पढ़ ले, कल हमने नहीं पढ़ा था ये। कहता है एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन इंक्रीज विदाउट लिमिट। देखिए ना, जब हम ये इस तरह से बना लिया ना, ये जो फंक्शन है ना जहां डॉट है, इनको इंक्रीज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इसके अंदर ही रहेंगे, और यहां पे कोई लिमिट ही नहीं है, जहां मर्जी ले जाए। एंड स्टिल सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट, देयर इज नो फिनिट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिनिट का क्या मतलब है? इसका कोई पॉइंट नहीं, इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट। तो अनबाउंडेड का कोई फिनिट सॉल्यूशन नहीं होता। मैथमेटिकली वो लेके आ रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग अनबाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्शन AD लेस देन और इक्वल टू 0 या CD लेस देन ग्रेटर देन, इसका वो ऐसे ही एक वैल्यू कह रहा है। ये देखिए, अगर यहां पर हमारे पास ये वैल्यू है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और अगर यहां पर कोई ऐसे है, इसकी कोई लिमिट नहीं। उसके बाद ये मैक्स, ये आगे अनबाउंडेड रीजन की अगली बातें हमने अभी पढ़नी है। अब पहले तो आप देखें कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट ओके हो गया, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन के बारे में हमने थोड़ा सा सीख लिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, इसको एक चीज अब मैं पढ़ा देता हूं आज, ताकि ना कल हम इसकी मेन चीज रह गई है जो वो अंग्रेजी वाले सवाल हल करने वो पढ़े। आपको कभी कभी पेपर में ना, ये मैं बड़ा आसान तरीका आपको बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे ग्राफ खुद बनाकर दे देगा, ऐसे करके, और शेड भी खुद करके दे देगा, और इनके नाम भी लिख देगा कि ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, और ये सी लाइन, और एक लाइनें बता देगा कि आप ऐसा करो कि सपोज दैट ए लाइन के बारे में वो ये कह देता है कि 5x प्लस, मैं अज्यूम कर रहा हूं, घर जाकर बनाने ना बैठ जाना, 7y लेस देन और इक्वल टू 35, और फिर सपोज दैट वो लिख देता है 4x या 7x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, बल्कि लेस देन इक्वल टू लिखना ही नहीं ना, इक्वल टू लिखते हैं। इसमें वो लिख देता है हमारे पास 14, और एक लिख देता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और हमें कहता है कि अब ऐसा करो कि इनके दरमियान में ना इनइक्वालिटी के साइन लगा दो, या वो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, और आपसे ये पूछेगा कि बताओ इन 4 में से किसका ये ग्राफ है। एक तो तरीका ये होगा कि उन चारों का क्या करें, ग्राफ बना लें, और जो ग्राफ इसके साथ मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर 2 नंबर का सवाल है, 4 ग्राफ है, तो बेहतर नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा ट्रिक हो। एक ट्रिक तो वो पहले हमने जो बताई थी बात, एक ये बात होती है, लेकिन उसके लिए आपने ये ख्याल रखना है, अगर दोनों साइन पॉजिटिव है, x का भी और y का भी, x का भी और y का भी, लेस देन हो तो ट्रू होगा, लेस देन का साइन और ट्रू एक ही चीज होगी। दोनों साइन नेगेटिव है, फिर भी यही है, x और y के साथ दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो लेस देन और ट्रू होता है, और दोनों साइन पॉजिटिव हैं, दोनों साइन सेम है तो लेस देन और ट्रू एक ही चीज है। अगर दोनों साइन डिफरेंट है, पॉजिटिव या, तो फिर क्या होगा, साइन ग्रेटर देन होगा। अगर दोनों साइन नेगेटिव होंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, बल्कि आप पहले ये लिख दें, इसका पूरा लिख दें, ग्रेटर देन फॉल्स और ग्रेटर देन फॉल्स, मतलब दोनों साइन एक जैसे है ना, लेस देन होगा तो ट्रू होगा और ग्रेटर देन हो तो फॉल्स होगा, और अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो सेम, दोनों साइन एक जैसे है ना,
तो लेस देन है तो ट्रू और ग्रेटर देन है तो, अगर साइन डिफरेंट है तो फिर ये भी डिफरेंट हो जाता है। लेस देन होगा तो फॉल्स और ग्रेटर देन होगा तो ट्रू, लेस देन होगा तो फॉल्स, ग्रेटर देन होगा तो, इसको थोड़ा सा पहले तो ओके करना है। दोनों साइन सेम होंगे, लेस देन और ट्रू एक ही बात है, और बाकी अपोजिट कर लेना इसका, और ग्रेटर देन और फॉल्स एक बात है। और दोनों साइन अगर अपोजिट होंगे तो लेस देन किसके साथ बन जाएगा, फिर फॉल्स के साथ, और ग्रेटर देन किसके साथ बन जाएगा। अब आपने यहां पर देखिएगा, मेरे पास ये लाइन समझो A है, ये लाइन B है, ये लाइन C है, बातें हैं तीन, आपने इसको फुलफिल कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। दोनों साइन पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों साइन अप यानी सेम हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं, ऐसा ही है ना मेन। तो ये प्लस प्लस का मतलब है सेम साइन, प्लस माइनस का मतलब है अपोजिट साइन, ठीक होगी बात। अब अगर यहां पर बात आ गई इस लेस देन और ट्रू और ग्रेटर देन होगा तो इनको साथ साथ लिखना है, और इसका लेस देन होगा तो फॉल्स, ग्रेटर देन होगा तो, अब ट्रू। अब जरा देखिएगा, मेरे पास पहली लाइन है ए के साइन क्या है, पॉजिटिव, एक्स और वाई के साइन क्या है, इसका मतलब है ये केस बन गया। अब बताएं इसका शेड क्या है, इसका शेड ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रू है फॉल्स है, ऊपर की तरफ शेड जा रहा है, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि ओरिजिन तो नीचे है, ओरिजिन किधर है, तो ये तो पता है ना कि जो ऊपर जाता है वो फॉल्स होता है, जो नीचे शेड जाता है वो ट्रू होता है, ऊपर वाला शेड फॉल्स होता है, नीचे वाला शेड ट्रू होता है। मतलब जो ओरिजिन वाली साइड पर जाए शेड, ओरिजिन वाली साइड पे सोचे वो ट्रू होता है, जो ओरिजिन से दूसरी साइड पर जाएगा तो वो, क्योंकि हम पुट वही करते हैं ना 0 0। अब चलते हैं, ये फॉल्स है, अगर ये केस बन रहा है और ये फॉल्स बन रहा है, बताओ साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन या लेस देन। इसका मतलब है यहां पर साइन है ग्रेटर देन। अगली बात बी लाइन के बारे में बताएं, पहले शेड बताएं, शेड किधर है, इसका मतलब है ये ट्रू है, और दोनों साइन पॉजिटिव है, तो ये क्या चीज बना रहा है, तो यहां पर साइन कौन सा आएगा, लेस देन। बात आ गई इसकी, ये बेसिकली लिखा हुआ है x माइनस 3, कुछ ऐसे लिखा हुआ। अभी दोनों साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन ये बन गया, और यहां पर ट्रू फॉल्स आप यहां से देखें कि ये इसका शेड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये शेड इधर जा रहा है ना, और जिधर शेड हो रहा है उधर ही हो रहा होगा ना, तो ये ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, तो फॉल्स वाली क्या कहानी है, इसका मतलब यहां पर साइन कौन सा आएगा, लेस देन का। ठीक होगी बात, चलिए लेस देन। तो पेपर में आपको एक सवाल आएगा, ग्राफ बना होगा, ग्राफ में वो आपसे ये कहेगा और ये ऐसे इक्वेशन बता देगा इक्वल में, या ऐसे 4 इक्वेशन बना देगा। आपने करना क्या है, उन इक्वेशन को पहले साइड पे लिखना है, ट्रू फॉल्स चेक करते जाओ, क्या चेक करना है, ट्रू फॉल्स और उनके साइन चेक करते जाओ और अपना साइन लगाते जाओ। एक तरीका ये, दूसरा तरीका भी है। पहला ये तरीका क्या है कि आप सिंपल क्या करना है, ये लिख लेना है, प्लस प्लस, लेस देन है ट्रू, ग्रेटर देन है फॉल्स, फिर अपोजिट साइन लिख देना, जो मर्जी साइन लिख दो, अपोजिट ही होनी चाहिए, फिर लेस देन होगा तो फॉल्स और ग्रेटर देन होगा तो। अब करना क्या है, अपनी इक्वेशन में लाइन देखनी है और वो किस में आ रही है, और यहां से शेड देख लेना है, ऊपर की तरफ शेड हो रहा है, या अगर ऊपर की तरफ शेड हो रहा होगा तो फॉल्स है, और नीचे की तरफ शेड होगा तो ट्रू है, और यहां से उसका साइन देख लेना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा। ठीक होगी बात, ये बात समझ लग गई। अच्छा, एक और चीज अगर आपने देखनी है दूसरे तरीके से, उस तरह से है कुछ कि आप लोग
ये हमारे पास जैसे लाइनें हैं, ऐसे हमारे पास एक ए लाइन थी, ऐसे मैं अज्यूम करके लेकर हूं 7y लेस देन इक्वल टू 10। मैंने करना क्या है बताओ, इस लाइन के अंदर हम 0 0 पुट करते होते थे या 1 0? लेस देन तो नहीं है ना, क्या पुट करते थे? 0। जिसके अंदर 0 0 पुट करते थे वहां 0 0 पुट कर देना, और जिसमें आप 1 0 पुट करते हो उसमें 1 0 पुट। 0 0 पुट कर दिया तो क्या आंसर आएगा? 0। एक दफा लेस देन भी खुद लिख देना, खुद ही, और एक दफा ग्रेटर देन भी खुद ही लिख देना। 0 लेस देन 10 क्या है? और 0 ग्रेटर देन 10 क्या है? फॉल्स। अब आकर यहां पर इस लाइन का स्टेटस चेक कर लो, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है तो ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, आपने करना क्या है, अब हर लाइन के अंदर पुट वही करते हैं जो हम नॉर्मल पुट करते हैं, 0 0, और दोनों लिखने हैं साइन, एक दफा लेस देन भी, और फिर उसको अपने वो लाइन के साथ कंपेयर करना है कि अगर ट्रू फॉल्स है तो उसमें से वो लाइन आकर पुट कर दे। तो ये आपके बुक के अंदर भी क्वेश्चन है इस तरह के। एक क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया था कल, 1 के बाद 5 एक करना है आपने, 1 नहीं करना। एक 11 कर लेना, 11 ये इस तरह का सवाल है कि उसने लाइनें बताई हुई हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी लाइन बनेगी यहाँ पे, तो आपने पहले वो लाइनें लिखकर उसके खुद ही उसके अंदर ये लेस देन ग्रेटर देन लिखना है। लाइनें भी 1 2 3 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है एक, वो कर लेना 5, और उसके बाद थोड़े से और क्वेश्चन इसमें होंगे। ये इस कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, वन नहीं करना भी, अब भी आप छोटे हो। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23। इसमें जो बात आपको नहीं, वैसे तो मैंने ये बतानी है, सारा ही कल करवाना है, कुछ चीजें आपको समझ नहीं लगेंगी, वो इसलिए कि आपको वो तुक्का लगा लोगे। 25, 26, 27, अभी 27 रहने दो, अभी इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, हाँ ये कर लो। 29, 30, 31, 32। 32 को ढूंढने के लिए ये सारे सवाल दिए हैं। हाँ मिल गया मिल गया। 37 भी कर लो, ये थ्योरेटिकल है सारे। 36, 37, 36, 37, 35। ठीक है, ओके सर, बस बस बस।